Okay, let's go across to the Health Ministry briefing, a quick status update on the COVID fight. की दर समतल हो जाए या प्लेटू हो जाए तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि अनेक पॉजिटिव लोग हमारे नेटवर्क से छूट जाएं और वो फिर समाज में इन्फेक्शन को फैलाने का काम करें। तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अगर हम प्रतिदिन होने वाले कंफर्म्ड केसेस यानी जो नए केस हर दिन रिपोर्ट होते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को देखें दिल्ली में जून से लेकर आज तक, तो आप देखेंगे कि जून से लेकर जून के मध्य तक ये नंबर बढ़ रहा था और लगभग 3600 से ज़्यादा पॉजिटिव लोग हर दिन आने लगे थे। उसके बाद फिर भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले लोगों में डॉक्टर पॉल, डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर सुजीत सिंह और डॉक्टर गुलेरिया शामिल थे। यानी डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर सुजीत सिंह और डॉक्टर गुलेरिया शामिल थे, यानी एनसीडीसी शामिल था, आईसीएमआर शामिल था, एम्स न्यू दिल्ली शामिल था, नीति आयोग शामिल था। उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला और आप देखेंगे कि जून के बाद लगातार ये नंबर घटता गया और अगस्त के मध्य तक ये नंबर घटा, लेकिन उसके बाद फिर से दैनिक नए केसेस की संख्या में वृद्धि होने लगी और ये 17, 18, 19 सितंबर तक बढ़कर हर दिन 4300 से ज़्यादा नए केस दिल्ली में आने लगे। फिर ये संख्या घटी और अक्टूबर में ये 2800 हो गए, लेकिन उसके बाद से निरंतर बढ़ रही है। हालांकि पिछले 48 घंटे में केसेस की नंबर कम हुई है, लेकिन इससे अभी हम कोई अर्थ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि त्योहारों में जो भी कुछ व्यवहार हमने, आपने और समाज ने किया उसके परिणाम अभी हम इस सप्ताह में और अगले सप्ताह में देखेंगे। हालांकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में केवल 3794 के लगभग केसेस आए हैं, लेकिन उससे 2 दिन पहले हमने 6900, 8000 ये लेवल भी देखे हैं। तो इसलिए इसको अभी और देखने की आवश्यकता है। अब जो प्रतिदिन मृत्यु होती हैं अगर उनको देखें तो आप ये देखेंगे कि उसमें भी जिस प्रकार से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई उसी प्रकार से मृत्यु की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और पिछले लगभग एक सप्ताह में दिल्ली में 90 से अधिक मृत्यु प्रतिदिन कोविड से हुई हैं। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको मिलकर चिंता करनी है और हम कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कौन से वो बड़े निर्णय हैं जो कि भारत सरकार के नेतृत्व में पिछले 2 दिनों में लिए गए हैं। पहला निर्णय तो ये हुआ कि जो ओवरऑल बेड की कैपेसिटी है, यानी बिस्तरों की अस्पताल में जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए और आईसीयू बेड्स की जो संख्या है उसे और अधिक बढ़ाया जाए। तो ये पहला बड़ा निर्णय है जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, डॉक्टर पॉल आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय हुआ कि दिल्ली जो प्रतिदिन 50,000 से 60,000 टेस्ट करता है उन टेस्ट्स को दुगना कर दिया जाए, यानी अब हम 1 लाख या 1,20,000 टेस्ट हर दिन दिल्ली में करें। ये कैसे होंगे इसके बारे में भी एक स्ट्रैटेजी, एक व्यू रचना की गई है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। जब हम टेस्ट की संख्या बढ़ाते हैं तो ये आवश्यक है कि RT-PCR और रैपिड एंटीजन इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो भी ठीक होना चाहिए। राइट मिक्स of RT-PCR and rapid antigen test, that is absolutely essential, and going ahead we will ensure that in Delhi this does not become lopsided in the favor of rapid antigen tests. So that is another thing that the strategy for Delhi is emphasizing. तीसरा बिंदु ये है कि दिल्ली में जो भी एक्टिव केसेस हैं उसमें एक भारी संख्या, एक बड़ी संख्या अपने घरों में होम आइसोलेशन में है और उनको सुबह शाम उनकी पूछताछ की जाती है कि उनके ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं, उनको
टेम्परेचर है कि नहीं, अन्य क्या लक्षण हैं। हमने ये पाया है कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। दिस सिस्टम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड ऑगमेंटेड। वो कैसे किया जाएगा उसकी जानकारी भी डॉक्टर पॉल आपको अभी बताएंगे। इसके अलावा जब हम अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाते हैं, आईसीयू बेड्स बढ़ाते हैं, तो ये भी आवश्यक होता है कि हम उस अनुपात में डॉक्टर और नर्सेज भी उपलब्ध कराएं। भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अतिरिक्त डॉक्टर और नर्सेज भारत सरकार के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनसे दिए जा रहे हैं, जो आर्मी के डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वहाँ से दिए जा रहे हैं, और जो केंद्रीय सरकार के अस्पताल हैं यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एम्स, वहाँ से भी दिए जा रहे हैं। तो वो भी क्या व्यवस्था है वो हम आपसे साझा करेंगे। ये भी बहुत आवश्यक है कि जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, यानी जब भी कोई व्यक्ति टेस्ट में पॉजिटिव आया तो उसके नज़दीकी लोग कौन थे, किनके संबंध में वो रहता था, तो वो कॉन्टैक्ट्स कहलाते हैं। तो जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो कई बार उन कॉन्टैक्ट्स को हम तुरंत आइसोलेट या क्वारंटाइन करना भूल जाते हैं। उसकी वजह से हालांकि कॉन्टैक्ट चिन्हित हो जाते हैं, द कॉन्टैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, लेकिन हम उनको खुला छोड़ देते हैं कि वो कहीं भी घूमें। द कॉन्टैक्ट्स आर लेफ्ट फ्री टू मूव इन द नेबरहुड और इन द मार्केट और टू द ऑफिस और एनी अदर पब्लिक प्लेस। तो ये जो चीज़ है, जो कमी थी कि कॉन्टैक्ट्स को न केवल आइडेंटिफाई किया जाए लेकिन उनको तुरंत क्वारंटाइन और आइसोलेट किया जाए, इस पर भी हमने बल दिया है और इसके भी रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। हमने ये भी कहा है कि दिल्ली में इस समय लगभग 4000 कंटेनमेंट एरियाज़ हैं। ये ज़रूरी है कि इन 4000 से कुछ अधिक कंटेनमेंट एरियाज़ में जो भारत सरकार का SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि उस कंटेनमेंट एरिया में हाउस टू हाउस सर्च होगी फॉर एक्टिव केसेस, कितनी बार होगी, किस प्रकार से होगी, वो भी उसमें भी कुछ ढिलाई आ गई थी, तो उसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, यानी जो घर घर जाके एक्टिव केस सर्च करते हैं, उनकी संख्या को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उन टीम्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो जो मैन पावर है वो कुछ जो दिल्ली की MCDs हैं वहाँ से आएगी, कुछ मैन पावर जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके यहाँ से आएगी, कुछ डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम से आएगी, कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स से आएगी। तो उनको भी हम ऑगमेंट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि कंटेनमेंट जोन्स में बहुत सख्ती से ये सारी कंटेनमेंट की कार्रवाई हो। और अंत में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसको हम लगातार आपके समक्ष दोहराते रहे हैं, विनती करते रहे हैं, वो ये कि सब लोग लगातार मास्क पहने, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं, न केवल न लगाएं बल्कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, और एक जनरल जो डिसिप्लिन अनुशासन का माहौल है जिसमें लोग ये माने कि इन्फेक्शन समाप्त नहीं हुआ है। बड़े सेक्शन समाज के अभी भी वल्नरेबल हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाए। ये सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है। एक नई चीज़ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में अब हम जोड़ना चाहते हैं, हालांकि उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है लेकिन इसको भी ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाना चाहिए, वो ये है कि यदि आप में कोई भी लक्षण है इस बीमारी का तो तुरंत आपको टेस्ट कराना चाहिए। That is also now part of the behavior change communication that we are emphasizing. Don't be hesitant to get yourself tested because now testing has become easier. Testing is virtually on demand and we are doubling the capacity of daily tests in Delhi. So therefore, we would request that as part of COVID appropriate behavior, people must ensure that if they are having any symptoms, they must access the nearest testing facility. Thank you. Thank you, sir. I request Member Health Niti Aayog, sir. धन्यवाद।
सेक्रेटरी हेल्थ ने हमें ओवरऑल पिक्चर का जायज़ा दिया और दिल्ली के पैंडेमिक सिचुएशन को डिटेल से आज आपके सामने प्रस्तुत किया और जो फैसले हुए हैं उनकी भी चर्चा करी। मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने 15 नवंबर को एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी। उसमें Right, okay, that's the Health Ministry briefing. They're giving us an update, especially about Delhi, which is a rather worrying concern, seen a huge spike in the number of cases and also a rise in the number of deaths. Interestingly, the Health Ministry is saying that the testing has plateaued in the national capital. Let's listen in. कि दिल्ली में जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिसका कि आपने संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन देखा, उसका जायज़ा लिया गया और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत फैसले लिए गए और यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मिलके इस एक्सेलरेटेड एक्शन को कार्यान्वित करेंगे। इसके लिए जो फैसलों को कार्यान्वित करना है वो हुआ और चल रहा है और भी आगे होगा और पूरा कोऑपरेशन दिल्ली सरकार से यूनियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो अब ये क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई जो कि खतरनाक नंबर की तरफ, खतरनाक माहौल की तरफ ले जा रही थी, बहुत ज़रूरी हो गया था कि अपने जो स्ट्रेटजी के हमारे बिंदु हैं, पिलर्स हैं ऑफ पेंडेमिक कंट्रोल, उनमें पूरी और तेज़ गति लाई जाए, पूरी एनर्जी झोंक दी जाए और इकट्ठे होकर उसका मुकाबला किया जाए। बहुत सारे फैसलों पे एक्शन ऑलरेडी हो गया है, कल हुआ है, आज भी हो रहा है, लगातार हो रहा है और उनको सेक्रेटरी सर ने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूँ, शायद थोड़ी डिटेल्स भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट हैं उनका नंबर, उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स की कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स का कोई इशू नहीं है दिल्ली में, लेकिन आईसीयूज़ के ऊपर बोझ पड़ रहा था, तो उसको बहुत तेज़ गति से उनका नंबर बढ़ाना और उनकी व्यवस्था में सुधार लाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शन है और फैसला हुआ था। तो उसके चलते जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कल परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी, लगभग 3523 अगर स्पेसिफिक नंबर पे जाएं, तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार और प्राइवेट सेक्टर ये मिलकर संभव करेंगे और इसका बहुत हद तक काम हो भी गया है। जो डीआरडीओ में हमारी फैसिलिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो कायम किया गया है, 1000 बेड का हॉस्पिटल है ये। इसको हमारी आर्म फोर्सेस रन करती हैं, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। उसमें 537 नए आईसीयू बेड्स का प्रावधान किया गया है और ये नंबर तेज़ गति से बढ़ेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार 2680 आईसीयू बेड का व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारे बड़े हॉस्पिटल सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, आरएमएल हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों में भी 45 बेड बढ़ाए जाएंगे बड़ी तेज़ गति से। और इस तरह से प्लान है सामने कि हम आईसीयू को लगभग 80% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 6000 से ऊपर हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि सेफ जोन में हम पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार ये भी संभव किया जा रहा है कि आईसीयू बेड्स की जो मिलना है वो भी एफिशिएंटली हो और उसके लिए तालमेल में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि राजेश भूषण जी ने बताया कि 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिक्स जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं उनसे हम फ्लाई इन करवा रहे हैं दिल्ली में और उनमें से आधे से ज़्यादा जो प्लान किया गया वो आ भी गए हैं
और बाकी जो हैं वो आज कल में पहुंच जाएंगे, तो सुदृढ़ होगा हमारा सिस्टम। डॉक्टर्स, Right, some important details are coming in from the Health Ministry, giving us an update of the situation in the national capital. We're slipping into a short break. Plenty more on the other side, so stay tuned. Welcome back. There's been an alarming increase in the number of cases in the national capital, along with a surge in the number of deaths. Now, there's a health ministry briefing currently underway. Let's listen into what they have to say. है तो केस डिटेक्ट होता है, केस डिटेक्ट होता है तो उसके ऊपर हम वॉच रखते हैं. वी एंश्योर दैट द क्लिनिकल केयर, क्लिनिकल pathways are invoked, clinical pathways are activated, care is provided, and there is no risk to this individual. At the same time, this initiates action in terms of pandemic control through our surveillance, contact tracing protocols. So it helps in individual care as well as in pandemic control. So it is a pivot. It is a basic lever on which the whole strategy of pandemic control rests. And therefore, we are looking forward to a very optimum number and quality sharing between RT-PCR and antigen as per protocols to be ensured in a matter of a few days. And already action has been taken. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी फैसला किया गया था कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनकी भूमिका बहुत अहम है. हम सरकार की तरफ उनके इस काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं. पूरी तरह से उन्होंने अपने अस्पताल को, अपने स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स को इसमें जोड़ा है और सबकी सेवा करी है. देश में ही, सिर्फ दिल्ली में नहीं, सारे देश में हम उसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता चल रही थी जिसमें बताया गया कि 12 करोड़ वहाँ उनके साथ जुड़ के जायज़ा भी लेंगे, कोई कमियां हैं उसका भी सुधार करेंगे और टीम्स को इनकरेज भी करेंगे और जहाँ भी हमें मदद करने की उनको ज़रूरत है वो मदद भी उनको एक्सटेंड की जाएगी. और ये भी देखा जाएगा कि वहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, क्या उनकी सेवाएं वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, और जो मिलके करना चाहिए वो किया जाएगा. रेलवे में आपको ज्ञात होगा कि रेलवेज ने बहुत सारे बेड्स उपलब्ध किए हैं रेलवे सिस्टम के अंतर्गत, रेलवे की बोगीज़ में. वो हमारा एक तरफ से रिज़र्व है हमारे पास और बहुत महत्वपूर्ण रिज़र्व है कि अगर मुसीबत बढ़ती है तो हमें ये हज़ारों की तादाद में ये बेड्स हमारे पास उपलब्ध हैं. उसको भी एक्टिवेट किया गया है और फर्स्ट फेज़ में कम से कम 800 बेड्स का बंदोबस्त आज हो गया होगा और उसमें भी हमारा ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे क्वारंटाइन हो रहे पेशेंट या आइसोलेट होने वाले पेशेंट्स को हम लेके जाएंगे. कुछ ज़रूरतें थीं जो बाईपैप मशीन होती है, जो कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरतें थी. दिल्ली सरकार को से रिक्वेस्ट थी लगभग 35-40 ऐसी मशीनों को उपलब्ध कराना, वो हो गया है.
और ये मशीनें और भी जहाँ पे लगनी हैं उनका भी बंदोबस्त कर देगा, जैसे कि DRDO के सिस्टम में। एक इम्पॉर्टेंट बात पेंडेमिक कंट्रोल की दृष्टि से की गई है कि जो हाउस टू हाउस सर्वे करने की एक डिसीजन लिया गया है। हमारे पास कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ केसेस ज़्यादा है, तो सारे एरिया को इकट्ठा लिया जाता है कि इनको संभाले, और इसमें क्योंकि नंबर ज़्यादा है, सिम्टोमेटिक केसेस भी हैं, पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल का एक अर्ली फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल है, वो भी हो गया। तो 5 वैक्सीन कम से कम भारत की भूमि पर आज ट्रायल में सम्मिलित हैं वेरियस फेजेस में, और उनमें से 2 जो हैं फेज़ 3 में हैं, और रशियन वाला थोड़ा सा फेज़ 3 से हटके है, थोड़ा पीछे है। तो ये तो भारत की सिचुएशन है। बाहर जो सिचुएशन इमर्ज हुई है वो मॉडर्ना वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, वो मैसेंजर RNA के बेस के ऊपर, और फाइज़र का भी mRNA वैक्सीन है, वो पब्लिक डोमेन में है। उन डेवलपमेंट को भी हम वॉच कर रहे हैं। वो इंटरिम रिजल्ट्स हैं, पूरे रिजल्ट्स अभी नहीं है। उनका भी लाइसेंशियर अभी कहीं भी किसी जगह भी नहीं हुआ है। उम्मीद बनती है, लेकिन वी आर डूइंग वेल। 34। सर मेरा सवाल वैक्सीन को लेकर ही है कि कुछ जो वैक्सीन हैं उनका दावा है कि मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा माइनस में, -70, -20 इस तरह से। तो अगर मान लीजिए ये वैक्सीन पहले आती है हमारी वैक्सीन से पहले, और अब सरकार लेती है, तो इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएगी? क्या कोल्ड स्टोरेज और फैसिलिटीज़ है हमारे पास? जो इन सब भी वैक्सीन जिनका नाम मैंने अभी तक लिया, अपने 5 और ये 2 का नाम लिया, उनमें से एक ही ऐसा वैक्सीन है जिसको कि हमारे नॉलेज में -70, -80 डिग्री पे ले जाया जाता है, और फिर थोड़े दिनों के लिए हायर टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, पर वो भी एक मुश्किल कोल्ड चेन की व्यवस्था, उसकी मुश्किल व्यवस्था है। ये सिचुएशन डेफिनेटली वैक्सीन को स्केल अप करने में बहुत बड़ी बाधा बनेगा। ये आसान किसी भी देश के लिए नहीं है कि इतने नंबर को कोल्ड चेन को ऐसे पैदा किया जाए, लेकिन हम इसको जानते हुए अपनी तरफ से कैसे इसको बढ़ाना होगा, कैसे इसको अगर देश में लाना होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, वो हम लोग इसको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ज्ञात है कि इस वैक्सीन की डोजेज भी जो हैं इतनी नहीं मिल पाएंगी जो कि हमारे देश की ज़रूरत को पूरा कर पाए। तो इस पूरी तरीके से इसके ऊपर वॉच है। अगर ये आना होगा, इसकी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए जो करना होगा, जितनी डोजेज भी हमें उपलब्ध होंगी, उसकी तैयारी भी चल रही है। इन पैरेलल ऑल्टरनेट प्लान्स हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो दूसरे 5 वैक्सीन जिनकी मैंने बात अभी आपके सामने करी है, उन 5 वैक्सीन में से हमें सक्सेस मिलेगी, और वो इजी प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसमें डोजेज की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा है। वो संभाल सकती है हमारी इस पेंडेमिक को जितने नंबर चाहिए। तो हमें उस तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन अगर यही वैक्सीन पे हमें आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भी पक्की बात है कि इसके मिलेगा भी अगर, तो शायद अभी कुछ महीनों में मिलेगा, पहले बाकी जगह ये लेके जाएंगे। लेकिन हम बातचीत में हैं, और जैसे सिचुएशन इमर्ज होगी साझा किया जाएगा। 37। सर, सरकार कहती है कि अस्पतालों में बेड उपलब्ध है। लोग जब जाते हैं तो अस्पताल बोलता है कि बेड है नहीं। क्या ऐसा कोई सिस्टम बनाने का वक्त आ गया है, चाहे सॉफ्टवेयर हो या जो कुछ भी हो, कि जो भी अस्पताल में बेड अवेलेबल हो वो लोगों को दिखे, या कोई अस्पताल जाता हो तो वही अस्पताल अगले अस्पताल को कांटेक्ट करके बताए कि आप डायरेक्ट वहां जाइए, बेड खाली है? क्या ऐसा वक्त आ गया है? सरकार इस पे काम कर रही है? जून और जुलाई में जब इस प्रकार की समस्या दिल्ली में उत्पन्न हुई थी, तो एक तो मोबाइल ऐप बनाया गया था दिल्ली सरकार द्वारा, जो कि यूज़र को ये बताता था कि किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये भी परामर्श दिया था दिल्ली सरकार को, जिसका पालन भी हुआ था। वो ये था कि प्रत्येक अस्पताल के बाहर एक बोर्ड LED का लगाया जाए, जिसमें बताया जाए कि किस श्रेणी की कितनी बेड्स उपलब्ध हैं। अभी जो 10 दल बनाए गए हैं, जिनमें हर टीम में 3 लोग हैं, जिनमें 2 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इन डिसिप्लिन्स के हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं भारत सरकार के सीनियर। ये
प्रत्येक अस्पताल में जा रहे हैं। आज से इन्होंने शुरू किया है दिल्ली और एनसीआर के वो अस्पताल जो निजी क्षेत्र में हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और ये देख रहे हैं कि उन बेड्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, बेड्स के एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जा सकती है। इनको 2 दिन का समय है। आज और कल में ये अधिकांश बड़े अस्पतालों के साथ इस प्रकार का डायलॉग करेंगे, स्थल निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी नए कदम लिए जाएंगे इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, उसके परिणाम आप सब देखेंगे। 84. सर, क्या कोविड टेस्टिंग के लिए आधार मैंडेटरी है? अगर है तो वो लोग क्या करें जिनके पास आधार नहीं है? कोविड टेस्टिंग के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है। आपके प्रश्न का बहुत ही साधारण सा उत्तर। 14. इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि कुछ भी लक्षण है तो जरूर टेस्ट कराना चाहिए। 14. या सर, दिल्ली में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद आज दिल्ली सरकार ने एलजी के जरिए होम मिनिस्ट्री को एक रिकमेंडेशन भेजी है। उन्होंने कहा है कि आप अगर चाहें, क्योंकि आप ही परमिशन देंगे उसके बाद चीज़ें हो सकती हैं, कि साप्ताहिक बाज़ारों को बंद कर सकते हैं हम लोग, और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई और चीज़ों के सुझाव भी दिए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर लॉकडाउन जैसी चीज़ें और बाज़ारों को बंद करने जैसी नौबत के कदम उठाने पड़ रहे हों? आप बोलेंगे? प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या मानते हैं। प्रश्न ये है कि यदि आप इस प्रकार के कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, और वो प्रक्रिया निर्धारित है। अगर दिल्ली सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या तो दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि माननीय एलजी की अध्यक्षता में है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदस्य हैं, को प्राप्त होता है तो उस पर वहाँ विचार किया जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव एलजी साहब के मार्फत भारत सरकार को प्राप्त होता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। 13. Sir, there are 2 parts to my question. One is there any analysis that has been done on what is the average time between a person's diagnosis and hospitalization in the country and in Delhi? And what is the average time between hospitalization and death in the country and in Delhi? And what is the average hospitalization period It's all right. to recovery? आपका पहले पार्ट का एनालिसिस रेडीली नहीं है हमारे पास, लेकिन दूसरे पार्ट का बिल्कुल है। पहले देखा जा रहा था जब पैंडेमिक शुरू हुई है काफ़ी हद तक, मई, जून, जुलाई, जून तक कह सकते हैं, देश भर में और पर्टिकुलरली दिल्ली के एनालिसिस के बेस के ऊपर हमें ये पाया जाता था कि लगभग 60% मोर्टेलिटी जो है, और उससे भी ज़्यादा मान लीजिए 70, 65, 70, पहले 72 घंटे अस्पताल में दाखिल होने के बीच में हो जाती थी, और इसका आधा जो था वो 24 घंटों में होता था। मतलब जो सारी डेथ होती थी अस्पताल में आने के बाद, उसमें से जो 2/3 हैं वो 72 घंटों के अंदर होती थी और फिर वो धीरे धीरे होती थी, और इसमें से भी जो आधा था वो पहले ही दिन ही होता था। इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत सिग्निफिकेंट और क्लियर कट इम्प्रूवमेंट सारे देश में देखने में आई है, क्योंकि हमें इस बीमारी से जूझने का, समझने का सिस्टम समझ आया। और जब ये प्रत्यक्ष किया गया मीटिंग्स में जो स्वास्थ्य विभाग लेते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेते हैं, उसमें इस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया, उसके बाद बदलाव आया। और दिल्ली में The Health Ministry there shedding some important light on the challenges that are going to be in place here while distributing the COVID vaccine as and when, of course, that is available for use. We're going to slip into a short break. Plenty more on the other side, so stay tuned.